Hey friends, welcome to the fifth lecture of the Indian Contract Act. Today in this chapter we will be majorly focusing upon consent and what is free consent and what is said to be the consent which is not free. ठीक है, तो आज हम मेजरली कंसेंट पे फोकस करने वाले हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी अ फ्यू मिसलेनियस टॉपिक व्हिच वी विल बी सीइंग टुडे. ओके, सो विदाउट जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स जस्ट डाइव इनटू द टॉपिक्स. सबसे पहला आपका कंसेंट की जो डेफिनेशन है, द कंसेंट डेफिनेशन हैज बीन गिवन अंडर सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हिच सेज दैट कंसेंट का मतलब होता है जब दो या उससे ज्यादा पार्टीज, टू और मोर पार्टीज are said to be in consent when they agree upon the same thing in the same sense. What is most important thing is over here कि they agree and they agree on the same thing in the same sense. मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम? ये कहना चाह रहे हैं आपको कि जब दो पार्टी या दो से ज्यादा पार्टी मिलकर एक चीज पर अग्री करते हैं, मिलकर एक चीज पे, एक चीज है और एक ही सेंस पे अग्री करते हैं. एक चीज और एक सेंस पे मतलब क्या होता है? ये कम्युनिकेशन में आपने पढ़ा होगा बचपन में, 11-12 स्टैंडर्ड में भी आपको कम्युनिकेशन वाला पार्ट होता है मैनेजमेंट में, बिजनेस मैनेजमेंट में, कि कहा जाता है कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होता है जब जो मेरे दिमाग में है वैसा चीज आपको मैं एग्जैक्टली कम्युनिकेट कर पाऊं. आप उससे सहमत हैं या नहीं सहमत है वो अलग बात होती है, लेकिन जो मेरे दिमाग में है वैसा ही मुझे अगर वो ही मैं आपको एग्जैक्टली वैसा कम्युनिकेट नहीं कर पाई, इफ देयर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट इन सेंस, यू नो, सेंस सेम होना चाहिए, आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है. तो बेसिकली व्हाट आर दे ट्राइंग टू टेल यू कि हम मानते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि एक पार्टी ने आपको कंसेंट तब दिया है जब उनने सेम चीज पे जो आपने उनको ऑफर करी थी और सेम सेंस में उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया. क्योंकि अगर नहीं किया होगा तो व्हाट वुड हैव हैपेंड, हमने ऑफर एक्सेप्टेंस के केस में पढ़ा हुआ है, इट शुड बी एब्सोल्यूट. फिर हमने ये भी देखा था कि ऑफर के केस में अगर सामने वाली पार्टी ने उस चीज को वैसा एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि वो वेरिएशन कर रही है, मतलब बार्गेन हो रहा है, तो हम ये जानते हैं इस बात को, वो काउंटर ऑफर वगैरह आपने पढ़ रखे हैं, राइट. तो कंसेंट का मतलब क्या होता है? जब दो या उससे ज्यादा पार्टी सेम थिंग पर सेम सेंस पे अग्री करती हैं. दैट इज सेक्शन 13. वेरी सिंपल. अब हुआ क्या, सेक्शन 13 इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द examination and from understanding point of view. What is more important is section number 14. Section number 14 is about free consent. कंसेंट ही नहीं सिर्फ चाहिए हमको, क्या चाहिए जी? फ्री कंसेंट चाहिए. क्योंकि अगर हम लोग ने आपका सेक्शन 10 देखा था, इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने एक देखा था द कंसेंट शुड बी फ्री. सिर्फ कंसेंट नहीं, क्या चाहिए हमको? फ्री कंसेंट चाहिए. तो अब मुद्दा उठता है कि फ्री कंसेंट क्या होता है. ठीक है, तो उसके लिए अभी हम लोग यहां पर देखने वाले हैं फ्री कंसेंट क्या होता है जी, सेक्शन नंबर 14 के हिसाब से. ओके, तो फ्री कहते हैं कंसेंट माना जाता है फ्री अगर वो इन पांचों के अंदर नहीं आ रहा. मतलब टेक्निकली स्पीकिंग नेगेटिव डेफिनेशन दी है. उनने ये नहीं बताया कि फ्री कंसेंट क्या होता है, उल्टा उन्होंने ये बता दिया कि मैं किसको फ्री कंसेंट मानने वाला नहीं हूं, किस चीज को मैं फ्री कंसेंट नहीं मानूंगा. ओके, तो फ्री कंसेंट किसको नहीं मानेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? तो देयर आर 5 थिंग्स जिसको फ्री कंसेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं मानता. तो वो क्या है जी बच्चे? कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक. ठीक है, ये 5 चीजें कोअर्जन याद करनी है. कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक. क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे इस पूरे इसमें आज के लेक्चर में, अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू मिसलेनियस टॉपिक्स लास्ट के, हम इसी 5 कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करने वाले हैं. ठीक है, चलो और जल्दी से आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हम लोग उठाते हैं कोअर्जन. अब हमको ये तो पता है कि फ्री कंसेंट क्या होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर. फ्री कंसेंट का मतलब होता है एक ऐसा कंसेंट जो इन 5 कैटेगरी में नहीं आ रहा है. ना तो वो कोअर्जन है, ना तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस है, ना तो वो फ्रॉड है, ना तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन है, और ना तो वो मिस्टेक है. ठीक है, क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं. ओके, सबसे पहली बात, कोअर्जन क्या होता है? कोअर्जन हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो आपको बोलता है, आपको फोटो देख के, पिक्चर देख के समझ में आ गया होगा, एक आदमी खड़ा हुआ, उसके माथे पे हमने बंदूक तानी हुई है और बोल रहे कनपट्टी पे बंदूक तान कर कि ये चीजें करने के लिए, मतलब देयर समथिंग व्हिच वी आर आस्किंग हिम टू डू फोर्सिबली. हम कुछ ऐसा करने के लिए बोल रहे हैं, उसको कमिट कर रहे हैं कुछ इस टाइप का, या थ्रेटन कर रहे हैं. या देखो सिंपल सी बात समझिए, यहाँ पे वो आपको क्या कहना चाह रहा है. कंसेंट कैसा चाहिए आपको? फ्री. अगर मैं किसी की कनपट्टी पे बंदूक रखकर उससे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे कंसेंट लेकर आती हूं, तो क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसको वैलिड मानेगा? कंसेंट तो है, वो उसने जल्द डर में हाँ बोल दिया, लेकिन क्या उसको फ्री माना जाएगा?
द आंसर इज नो, उसको फ्री ट्रीट नहीं किया जाएगा, दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज फ्री कंसेंट। तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज दैट मैं कुछ ऐसा करके आपका कंसेंट लेकर आ रही हूं, आई एम डूइंग समथिंग विच इज नॉट परमिटेड अंडर इंडियन पीनल कोड, विच इज नॉट परमिटेड अंडर इंडियन पीनल कोड। लेट अस टेक एग्जांपल्स, ठीक है। मैंने आपके बच्चे को किडनैप कर लिया, आई हैव किडनैप्ड योर सन। किडनैपिंग परमिटेड है जी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? ऑफ कोर्स नहीं है, ठीक है। सो आई हैव कमिटेड a kidnap of your child. I have already kidnapped your child. Kidnapping I have done, and I have called you and I'm saying you that you better give me your property at half price of the property. अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो मैं बोल रहा हूं कि तुम मुझे सेल कर दो 50 लाख रुपए में। मैम क्या है, आप तो उसको फ्री में भी ले सकती थी, अपने बच्चे को किडनैप किया। नहीं, 50 लाख पे डील। मैं थोड़ा एथिकल किडनैपर हूं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने किडनैप करा उसको और बोला कि तुम अग्री करो, ये रहा अग्रीमेंट का पेपर, तुम्हारे घर में अभी एक डिलीवरी बॉय आएगा, पोस्टमैन आएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया, उस पेपर पे साइन करो और यहां भिजवाओ, तभी तुम्हारे बच्चे को हम डिलीवरी बॉय के थ्रू भिजवाएंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या हुआ, यहां पे आई हैव कमिटेड एन एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड। मैंने एक्ट वो कर दिया है जो कि फॉरबिडन है इंडियन पीनल कोड में। किडनैपिंग फॉरबिडन है, फॉरबिडन का मतलब होता है जो नहीं कर सकते आप, विच इज नॉट परमिटेड। आईपीसी में परमिटेड नहीं था वो, फिर भी मैंने क्या करा, मैंने तो किडनैप कर लिया। दूसरा देखो, मैं बोल रही हूं आपको थ्रेटन टू कमिट, ऊपर है कमिटिंग, व्हेन आई हैव कमिटेड, मैंने किडनैपिंग कर ली है। थ्रेटन टू कमिट का मतलब क्या होता है, जहां पे मैंने किडनैपिंग करी नहीं है। अभी आपका बच्चा गया हुआ है स्कूल, ठीक है, स्कूल का टाइम चल रहा है, आप खुद ही अपने बच्चे को अंदर तक छोड़कर आए थे, आपको पता है अभी स्कूल का टाइम चल रहा है और स्कूल छूटा नहीं है, ठीक है। किडनैपर ने क्या किया, किडनैप करने के पहले जब स्कूल चल रहा था, वो फालतू का कियोस नहीं चाहता था लाइफ में, उसने सोचा एक बार लास्ट बार ट्राई करता हूं मैं। तो उसने क्या किया, आपको कॉल किया और आपको कॉल करके बोला कि मुझे पता है कि अभी तेरे बच्चे का स्कूल 3 घंटे में छूटने वाला है, तो तू एक काम कर, तेरे घर के बाहर एक पोस्टमैन आया है, अभी एक डिलीवरी बॉय आया है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया है, जो प्रॉपर्टी को जो मैं 50 लाख में बोल रहा हूं उतने में सेल कर दे मुझे, नहीं तो हम तेरे बच्चे को उठा लेंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगा, हम तेरे बच्चे को स्कूल के अंदर से ही उठा लेंगे, वो छुट्टी के वक्त छूटेगा नहीं, अभी तेरा बच्चा सेफ है, तू चाहे तो अपनी उनकी टीचर को कॉल करके पूछ सकता है। यहां पर मैंने क्या किया, I have not kidnapped your son right now. I have not kidnapped your child right now, daughter, whatsoever is the case. मगर मैं आपको थ्रेटन कर रही हूं, थ्रेटन मतलब मैं आपको डरा रही हूं, ठीक है। आई एम थ्रेटनिंग टू कमिट what? I am threatening to commit what? I am threatening to commit an act which is forbidden by Indian Penal Code. किडनैपिंग परमिटेड नहीं है, मैं थ्रेटन कर रही हूं कि मैं आपके बच्चे को किडनैप कर लूंगी अगर आपने इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किया और आप अपने बच्चे से असीम प्रेम करते हैं, आपने फटाफट उस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करके भेज दिया पोस्टमैन के थ्रू या डिलीवरी बॉय के थ्रू, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं आपके साइन वाले, साइन बिल्कुल सही है, ठीक है, सब कुछ हो गया। पहले के 2 पॉइंट समझ में आ गए। तीसरा है अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी। अभी तो यहाँ पे बच्चे बच्चे की बात हो रही थी, इंडियन पीनल कोड में बच्चे बच्चे और जान और ह्यूमन बींग्स इंक्लूडेड है, कुत्ते बिल्ली नहीं है इंक्लूडेड। तो आपका कुत्ता गया आपके सर्वेंट के साथ घूमने और आपको अपने कुत्ते से बहुत असीम प्रेम है, बहुत ही ज्यादा प्यार। मैंने क्या किया, आपके सर्वेंट को गोली देके कुत्ते को वहां से उठा लिया, और कुत्ते को अपने घर ले गई और फिर आपको जूम कॉल किया और बोला, कुत्ते को दिखाया मैंने, अपने आप को नहीं दिखाया, कुत्ते को दिखाया और बोला कि ये देखो तुम्हारा कुत्ता जो मेरे पास है, मेरे कब्जे में, अब मैं इसको तभी छोड़ूंगा जब वो पेपर साइन होकर आएंगे जिसपे आधी कीमत में तू मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा होगा। आप डर गए, आपने सोचा ओ मुझे तो अपना कुत्ता बहुत ही ज्यादा प्यारा है, क्योंकि आप कुत्ते को कुत्ता ट्रीट नहीं करते, आप कुत्ते को इंसान, ह्यूमन बीइंग, फैमिली मेंबर ट्रीट करते हैं, लेकिन इंडियन पीनल कोड कुत्ते को कुत्ता ही ट्रीट करता है। आई एम वेरी सॉरी टू से, आपके इमोशंस हर्ट हो रहे होंगे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। तो इसीलिए कुत्ते का किडनैप ऊपर के 2 कैटेगरी में नहीं आ सकता, क्योंकि इंडियन पीनल कोड कुत्ते को थोड़ा प्रोटेक्शन देगा, लेकिन कुत्ता तो आपकी प्रॉपर्टी है, तो वो कहां चला आया, 3rd कैटेगरी में, अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, ठीक है। या फिर
मैंने अभी आपकी प्रॉपर्टी को डिटेन नहीं किया, कुत्ते को मैंने किडनैप नहीं किया, मैं आपको बोल रही हूं कि मैं आपके कुत्ते को किडनैप कर लूंगी, ले जाऊंगी, थ्रेटन कर रही हूं। या फिर और भी इस पे एग्जाम्पल सकते हैं, मैं बोल रही हूं आपकी मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी, मैं तुम्हारे गोडाउन में आग लगा दूंगा, थ्रेटन टू हार्म और डिटेन एनी प्रॉपर्टी। इज इट क्वाइट सिंपल एंड क्लियर? तो ये 4 चीजें हैं। देखिए यहां पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी को फिजिकल हार्म इन्वॉल्व है, या फिजिकल हार्म हो रहा है, या फिजिकल हार्म के लिए हम थ्रेट कर रहे हैं फिजिकली। या तो मैं आईपीसी में जो चीज बोली है मना कर रहा है, मर्डर हो गया आपका, किडनैपिंग हो गई, रेप हो गई, ये सब कमिट कर लिया मैंने, या फिर मैं थ्रेटन कर रही हूं। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी में मैं आपको क्या बोल रही हूं, अनलॉफुल डिटेंशन हुआ है किसी प्रॉपर्टी का, या फिर थ्रेट कर रही हूं कि मैं अनलॉफुल डिटेन कर लूंगी। डिटेंशन का मतलब आपको समझ में अब तक आ गया होगा लॉ में, किसी चीज पे कब्जा करना उसे डिटेंशन कहते हैं, और वापस नहीं करना। ठीक है, क्लियर है? ओके जी, हमें समझ में आ गया। अब ऐसे केस में क्या होगा, आपने तो बहुत ही डरते हुए अपने कांपते हुए प्यारे हाथों से साइन करके मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, और मुझे बाहर जो डिलीवरी बॉय खड़ा था उसने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया और मेरे पास चले आया, और मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी मेरे पास है। अब आपके पास कोई रेमेडी नहीं है, क्योंकि आपने तो कंसेंट दिया है, साइन वाइन सब आपका है। ये तो फिर अगर ऐसी बात है कि रेमेडी नहीं है, तो ये तो आपके साथ बहुत ही बुरा हो रहा है, बहुत ही बुरा हो रहा है। 1 हफ्ते तक तो आप डरे सहमे बैठे रहे अपने घर के अंदर, ना आप बाहर निकले, ना कुत्ता बाहर निकला, ना नौकर बाहर निकला, सब के सब घर में ही बंद हो गए। डर था जी। फिर आपने सोचा, एक दिन रात को अचानक से हिम्मत आई, महामृत्युंजय का पाठ किया था आपने, एंड देन यू रियलाइज दैट डर के नहीं जीना, आई एम गोइंग टू स्टेप आउट एंड आई विल गो टू द पुलिस स्टेशन एंड आई विल कंप्लेन अबाउट इट, एंड एट द सेम टाइम आई विल गो टू द कोर्ट एंड आई विल टेल देम दैट द consent was taken on the gun point, or the consent was taken by coercion. You went to the court, you told to the court that though I have signed the document, but the consent was given under pressure. Court बोलेगा okay, court will protect you. तो यहां पर क्या हुआ, a contract which is entered under coercion, which is entered through consent taken through coercion is voidable. क्या बोल रहे हैं हम लोग, is voidable का मतलब समझ में आता है कि वो पार्टी क्या कर सकती है, void करार दे सकती है। कौन सी पार्टी जी, अग्रीव्ड पार्टी। मैंने आपको voidable कॉन्ट्रैक्ट के मतलब ऑलरेडी समझाए हुए, अगर आपको नहीं पता, याद नहीं आ रहा, वापस जाकर देखिए, और अगर याद नहीं आ रहा तो कुछ करिए इस बारे में, क्योंकि थोड़े दिन में एग्जाम्स हैं। क्लियर है? तो कोर्जन में कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, अग्रीव्ड पार्टी के बिहाफ पे वॉइडेबल। क्लियर है? कोर्जन समझ में आ गया। नेक्स्ट पे अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस पिक्चर से कुछ समझ में आ जाना चाहिए। कठपुतली बना हुआ एक डांस ऐसे कर रहा है, मतलब बेसिकली कोई एक इंसान है जो किसी और के हाथों की कठपुतली है, वो जैसा चाह रहा है ऊपर वाला इंसान, वैसे उस नीचे वाले इंसान को नचा रहा है। ओके, तो यहां पे क्या है देखते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, और कोर्जन क्या इससे डिफरेंट कैसा था। कोर्जन में मैं फिजिकल हार्म कर रही थी, आई वॉज एक्चुअली डूइंग अ फिजिकल हार्म, और आई वॉज थ्रेटनिंग टू कमिट अ फिजिकल हार्म आइदर टू यू और आइदर टू ह्यूमन बीइंग और टू प्रॉपर्टी। इज इट क्वाइट सिंपल एंड क्लियर? ठीक है, यहां पर मैं क्या कर रही हूं, यहां पर मेरे साथ तुम्हारा ऐसा कोई रिश्ता है, देयर सम रिलेशन, ठीक है, जिसकी वजह से उस रिलेशन का मैं क्या कर रही हूं, गलत फायदा उठा रही हूं और तुमको डोमिनेट कर रही हूं। क्या हो रहा है, मेरा तुम्हारा कुछ इस प्रकार का रिश्ता है जहां पे उस रिश्ते का मैं गलत फायदा उठा रही हूं और उसको क्या कर रही हूं, आपको डोमिनेट कर रही हूं, और उस डोमिनेशन के चक्कर में उस पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके मैंने क्या किया, अपने आप को फायदा और आपको नुकसान करवा दिया। 3-4 कंडीशंस बोली है मैंने, यहां पर देखो क्या क्या बोला है मैंने। पहली बात है, आप में और मुझ में कोई एक रिश्ता है, किसी भी प्रकार का रिश्ता, देखेंगे अभी उसको, किसी भी प्रकार का रिलेशन है आप में और मुझ में, और उसमें से एक पार्टी कोई भी, प्रिज्यूम करते हैं मैं डोमिनेटिंग पोजीशन पर हूं,
और डोमिनेटिंग पोजीशन होने के कारण मैंने उस पोजीशन का गलत इस्तेमाल भी कर दिया है, जिसकी वजह से आपको नुकसान और मुझे फायदा हो सकता है। तो बनता है जी अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या क्या कंडीशन है? रिलेशन होना जरूरी है, एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन पे होगी हमेशा, और दूसरी पार्टी को डोमिनेटिंग पोजीशन की वजह से उसने नुकसान पहुंचाया होगा और खुद को फायदा। तो क्या क्या देखिए यहां पर, देयर शुड बी रिलेशन, रिलेशन होना जरूरी है, ठीक है। वन ऑफ द पार्टीज एट अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। थर्ड क्या बोलता है, यूजिंग दैट पोजीशन आपने अनफेयर एडवांटेज ले लिया है और दूसरी पार्टी को नुकसान करवा दिया। ये तीनों सेटिस्फाई होता है तो अनड्यू इन्फ्लुएंस बनता है। टेक्निकली देखो, इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है? इन्फ्लुएंस मतलब जब आप किसी के दिमाग पे इंपैक्ट कर पाते हो। अनड्यू इन्फ्लुएंस, उस दिमाग के इंपैक्ट के कारण आप गलत फायदा उठा रहे हो। इन कोअर्जन देयर वाज अ फिजिकल हार्म विच वाज इन्वॉल्व्ड, whereas in undue influence there is no physical harm. You are playing with a person mentally. You are playing with a person mentally. मतलब अगर मैं चाहूं तो undue influence को क्या मैं mental coercion बोल सकती हूं? हाँ बोल सकती हूँ, पॉसिबल। ऐसे बोलेंगे नहीं क्योंकि अलग से अनड्यू इन्फ्लुएंस शब्द दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूं कि जहां पे मैं फिजिकली आपको कुछ नहीं कर रही, लेकिन मैं मेंटली कुछ ऐसा खेल खेल रही हूं आपके साथ, मैं ऐसी पोजीशन पर हूं कि मैं आपको डोमिनेट कर लूंगी, और उस डोमिनेशन के चक्कर में, उस इन्फ्लुएंस और डोमिनेशन के चक्कर में मैंने आपको नुकसान और खुद का फायदा कराया। किसी से इन्फ्लुएंस होना गलत बात नहीं होती बेटा, याद रखो, किसी से इन्फ्लुएंस होना गलत बात नहीं है, लेकिन किसी से इन्फ्लुएंस है आप और वो अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन का फायदा उठा लेता है और आपसे किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा लेता है, तो फिर वो क्या हो जाता है? गलत। तो जब आपके साथ गलत हुआ है, आप कौन है जी? अग्रीव्ड पार्टी। जैसे कि कोर्जन में आप क्या कर सकते थे? आप कोर्ट जाके दरवाजा खटखटा सकते थे कोर्ट का, ये बोलकर कि देयर समथिंग व्हिच हैज हैपेंड रॉन्ग विथ मी। सिमिलरली इन द केस ऑफ this thing, in the case of undue influence, the contract is voidable at the option of the aggrieved party. You can go to the court and tell them that I have entered into a contract where the consent was not free, rather the consent was taken under undue influence, and therefore I request you to cancel it. Is it clear? This is undue influence. Okay. So now the question arises कि जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है, इसमें रिलेशन की बात होती है, तो ये रिलेशन किस तरीके के होंगे, क्या होगा, वॉट एवर द केस में भी। अब यहां पर क्या हुआ, कुछ चीजें हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, पूरा एस्पेक्ट आपको नहीं है आपके सिलेबस में। हम लोग ये देखने वाले हैं कि कौन से वाले केसेस में अनड्यू इन्फ्लुएंस लॉ प्रिज्यूम करता है, कौन से वाले केसेस में अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम करता है। प्रिज्यूम करने का मतलब क्या होता है? मैं मान के चलता हूं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस तो हो गई। ओके, लेट्स सी। पहला है रियल और एपरेंट अथॉरिटी। रियल और एपरेंट अथॉरिटी का मतलब जो सामने दिखता है, एकदम सामने समझ में आ रहा है कि कौन किसके अधीन होगा। लेट्स गिव यू एन एग्जांपल। मास्टर एंड सर्वेंट हो गया। एग्जांपल कौन सा है? मास्टर एंड सर्वेंट। कौन होगा जो आपके अनड्यू, मतलब कौन डोमिनेटिंग पोजीशन पे होगा? मास्टर। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, कौन डोमिनेटिंग पोजीशन पे होगा? एम्प्लॉयर। एक केस में आया था आईटीओ और एसएससी। आईटीओ मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर, और एसएससी में से कौन होगा डोमिनेटिंग पोजीशन पे? इनकम टैक्स ऑफिसर, एसएससी नहीं होगा। तो अगर मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूं और मैंने आपके असेसमेंट करते हुए बोला कि भाई बहुत बड़ी पेनाल्टी लगाऊंगा, अगर चाहते हो कि मैं पेनाल्टी ना लगाऊं तो एक काम करो, अपनी प्रॉपर्टी तुम मुझे आधी कीमत में बेच दो। आपने पेपर साइन कर दिए, क्योंकि जो पेनाल्टी लगती है वो आधी कीमत का जो नुकसान हो रहा है आपको, उससे भी ज्यादा। आपने पेपर साइन कर दिए। अब क्या होगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस है। आप अगर कोर्ट जाएंगे तो आप ऐसे वॉइडेबल करवा सकते हैं। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है? टिल द टाइम यू आर नॉट गोइंग टू द कोर्ट इट विल बी ट्रीटेड एज वैलिड, बट द डे यू विल गो टू द कोर्ट खराब हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात? तो वो वॉइडेबल है क्योंकि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस है। लॉ विल प्रिज्यूम दैट
माइंड यू, लॉ विल प्रिज्यूम कि आईटीओ किस पोजिशन पे है, आईटीओ इज एट अ डोमिनेटिंग पोजिशन, दे विल प्रिज्यूम इट. नेक्स्ट, where the party stands in a fiduciary relationship with the other. fiduciary relationship का मतलब क्या होता है, जहां पे ethical responsibility होती है एक दूसरे की तरफ, और एक पार्टी की आपके ऊपर ज्यादा होगी. एग्जाम्पल है डॉक्टर और पेशेंट का. तो डॉक्टर इज द वन हु विल बी प्रिज्यूम्ड टू हैव अनड्यू इन्फ्लुएंस. पेरेंट और चाइल्ड का एग्जाम्पल, पेरेंट को प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसके पास अनड्यू इन्फ्लुएंस है. टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर को प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसके पास अनड्यू इन्फ्लुएंस है. ठीक है. नेक्स्ट, where a contract is entered with a party whose mental capacity is temporarily or permanently affected by the age, illness, etc. आपने किसी ऐसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसकी मेंटल कैपेसिटी अभी थोड़ी सी रिटार्डेड बोल लो या फिर थोड़ी सी अफेक्टेड है किसी भी प्रकार से. You enter into a contract with a party whose mental capacity is not perfectly all right, whose mental capacity is affected either temporarily or permanently due to many reasons, whether he's of old age, whether he's of illness, etc., whatever the case may be. So, for example, if you have, अगर एक कोई बूढ़ा आदमी है, तुमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस उसका करके किसी भी प्रकार का, बाद में पता चलता है कि वो जो कंसेंट था वो फ्री नहीं था. लॉ विल प्रिज्यूम दैट यू हैव डन an undue influence and you are at a dominating position. You are at a dominating position. ठीक है. किसी बीमार आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, लॉ मानेगा कि जो बीमार आदमी नहीं है वो डोमिनेटिंग पोजीशन पर है. ठीक है. एग्जाम्पल्स क्या है इसके, टीचर स्टूडेंट, लॉयर क्लाइंट, पेरेंट और चाइल्ड, डॉक्टर और पेशेंट, गार्जियन और वार्ड. ये वाले साइड के जो लोग हैं ना, यहां ये वाले साइड के लोग, इन लोग, इनको हम प्रिज्यूम करेंगे कि ये लोग कौन है, दे हैव अ डोमिनेटिंग पोजीशन. ठीक है. कौन से केसेस के अंदर वो लॉ डोमिनेटिंग पोजीशन प्रिज्यूम नहीं करता, हस्बैंड वाइफ. हस्बैंड वाइफ में कैसे प्रिज्यूम कर सकते हैं, आप बोलोगे मैम हस्बैंड डोमिनेट करता है, क्या आप बात कर रहे हो, किसी घरों में जाकर देखो एक्चुअल में कौन डोमिनेट करता है, वाइफ. तो मैम वाइफ ही लिख दो, कोई जरूरी भी नहीं है, कुछ घर ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें हस्बैंड डोमिनेट करता हो. सो दैट वुड डिपेंड अपॉन फैमिली टू फैमिली. ओके. सो हस्बैंड और वाइफ के केस में लॉ ने बोला मैं प्रिजम्पशन नहीं लूंगा, तुम लोग खुद ही प्रूव करो. ठीक है. डेटर और क्रेडिटर के केस में भी पॉसिबल नहीं है. लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के केस में भी कौन डोमिनेटिंग पोजीशन पे, जरूरी नहीं मैम, क्यों मैम लैंडलॉर्ड ही होगा, टेनेंट कहां बेचारा गरीब सा रेंट आपका पे करता है. अच्छा, रेंट पे करता है, कुछ प्यारे टेनेंट भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी टेनेंट होते हैं जो कब्जा करके बैठ जाते हैं, उस केस में क्या करें. तो प्रिज्यूम नहीं कर सकते आप. तो मैम ये सब क्या पढ़ा रहे हो, प्रिजम्पशन की जरूरत क्या है पढ़ाने की. तो बच्चे हम आपको इसलिए ये पढ़ाते हैं कि किन किन केसेस में कोर्ट क्या करता है कि प्रिज्यूम करता है कि ये तो यहां पे तो अनड्यू इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट करता ही था. ये इसीलिए किया कोर्ट ने क्योंकि, ध्यान से सुनिए, नॉर्मली जनरली क्या होता है, नॉर्मली और जनरली क्या होता है कि जो अग्रीव्ड पार्टी होती है, अग्रीव्ड पार्टी का अर्थ हम लोग समझते हैं, अग्रीव्ड पार्टी का मतलब हम लोग समझते हैं. नॉर्मली और जनरली क्या होता है कि जो अग्रीव्ड पार्टी होती है वो क्या करती है, वो जाती है कोर्ट में और बोलती है सर मेरे साथ गलत हो गया जी. अग्रीव्ड पार्टी इज द वन हु विल गो टू द कोर्ट एंड विल प्रूव, will have to give reasons, will have to prove that he has been aggrieved. उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, ये उसको प्रूव करना पड़ेगा. क्लियर है. मतलब जब मैं कोर्ट जाऊंगी और बोलूंगी सर मेरे साथ गलत हो गया, तो आप पूछेंगे क्या हुआ बताओ, मैं बताऊंगी, तो फिर वो बोलेंगे प्रूव करो कि तुम्हारे साथ ये हुआ है. तो समझो बात को. इस केस में कौन सी वाली पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा, जो अग्रीव्ड पार्टी है. नॉर्मली जनरली क्या होता है, अग्रीव्ड पार्टी प्रूव करती है दैट अ रॉन्ग हैज बीन कमिटेड विथ हिम. बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, द बर्डन ऑफ प्रूफ नॉर्मली जनरली किसके ऊपर होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द अग्रीव्ड पार्टी. लेकिन हमने आपको ये प्रिजम्पशंस इसीलिए पढ़ाए थे
क्योंकि अगर इन केसेस में आप कोर्ट जाएंगे और बोलेंगे कोर्ट को कि सर मेरे साथ तो गलत हो गया, मेरे साथ तो गलत हो गया है, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे कोर्ट आपको नहीं बोलेगा कि प्रूफ करो तुम्हारे साथ गलत हुआ। वो बोलेगा अच्छा किसने क्या गलत, आप हैं चाइल्ड, आपने बोला मेरे मम्मी पापा ने, पेरेंट, तो फिर कोर्ट बोलेगा बुलाओ पेरेंट्स को, और पेरेंट को बोलेगा कि तुम्हारे बच्चे ने तुम पे ये इल्जाम लगाए हैं, तुम प्रूव करो कि तुमने ये नहीं किया। अभी तक क्या हो रहा था, जब तुम कोर्ट जा रहे थे तो कोर्ट क्या कह रहा था, कोर्ट कह रहा था कि तुम बताओ मुझे, प्रूव इट दैट सम पार्टी हैज डन रॉन्ग विथ यू। वेयरएज इस केस में क्या हुआ, तुम गए कोर्ट दौड़ते दौड़ते, सर मेरे साथ कुछ गलत हो गया, सर व्हाट डिड द कोर्ट सेड, कोर्ट हैज आस्क्ड योर पेरेंट्स, व्हेन कोर्ट आस्क्ड हु हैज डन रॉन्ग विथ यू, you told them that my parents have done wrong. In that case you will not prove that they have done wrong, rather they will have to prove that they have not done wrong. Is it quite simple and clear? So why do we teach you this concept? Why do we teach you this concept? We teach you this concept for a reason that normally or generally the aggrieved party goes to the court and देखो aggrieved party court जाएगी, इसके बाद वाला सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, आफ्टर एंड द aggrieved party goes to the court and the burden of proof that something wrong has been committed on him is on the aggrieved party. Whereas in these cases, the court presumes the presence of undue influence, and hence when you go to the court saying that there's something wrong which has happened with me and I am the aggrieved party, the court will not ask you to prove that something wrong has happened. Rather they will call the party and ask them, prove करो कि तुमने कुछ wrong नहीं किया. Clear? This is the reason. This is the reason we teach you this concept. For the burden of proof concept. Clear? Okay. Next now. Let's come to the section 17, fraud. Very important. Very important section. फ्रॉड का मतलब क्या होता है? ऑफ कोर्स कॉमन सेंस प्रिंसिपल. फ्रॉड का मतलब तो हम लोग सब जानते हैं. फ्रॉड का मतलब ना पता होगा हम कैसे हो सकता है? फ्रॉड में क्या होता है? आप जानबूझकर कुछ गलत स्टेटमेंट देते हो. देयर इज अ इंटेंशनल फॉल्स स्टेटमेंट यू आर गिविंग. इंटेंशनल फॉल्स स्टेटमेंट. और एक्टिव कंसीलमेंट. एक्टिव कंसीलमेंट मतलब आप छुपा रहे हो कुछ चीज. आप कुछ चीज को छुपा रहे हो. एक्टिवली उसको क्या कर रहे हो? कंसील कर रहे हो. वी विल कम टू द एग्जांपल्स. या फिर इंटेंशनल नॉन परफॉर्मेंस. इंटेंशनली आपने जानबूझ के चीज को परफॉर्म नहीं किया जो आपने प्रॉमिस किया था कि आप परफॉर्म करोगे. फ्रॉडलेंट एक्ट और ओमिशन एनी अदर वे. आखिरी के 2 पॉइंट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट, पहले के 3 आई विल एक्सप्लेन यू डीपली. फ्रॉड क्या होता है? जहां पर ये चीजें करके, इनमें से कोई भी चीजें करके, इसके अलावा भी, क्योंकि एनी अदर वे में उसने बोल दिया कि और भी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं. इस तरीके से अगर इनमें से कुछ भी चीजें कर मैं सामने वाली पार्टी को कन्विंस कर लेता हूं कि तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करो, और वो बेचारी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लेती है. समझ में आ रही है? तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पर हम क्या मानते हैं कि वो क्या कमिट हुआ है? फ्रॉड कमिट हुआ है. That's a fraud which is committed. Even in the case of fraud, the aggrieved party has right to go to the court. The contract is voidable at the option of the aggrieved party. Same. अभी तक सेम चल रहा है. किसमें? coercion में भी यही हुआ था, आपके undue influence में भी यही हुआ था, इवन फ्रॉड में ये हो रहा है. अब मैं इन चीजों को आपको एक एक करके समझाती हूँ. इंटेंशनल फॉल्स स्टेटमेंट, एक्टिव कंसीलमेंट, इंटेंशनल नॉन परफॉर्मेंस. ठीक है? जहां पर इंसान, सामने वाली पार्टी, आपको, देखिए आप गए बाजार, आपको घड़ी चाहिए थी. ठीक है? यू वांटेड टू बाय अ वॉच. यू वेंट टू द शॉप एंड द शॉपकीपर गिव यू अ वॉच, बट यू स्पेसिफिकली आस्क्ड हिम टू गिव यू अ वाटरप्रूफ वॉच. ठीक है? उसने क्या किया? उसने आपको घड़ी एक निकाल कर दी और आपको बोला कि ये बहुत मस्त वॉच है, वाटरप्रूफ है, इतनी स्मार्ट है, आप ये लेके जाइए. आप ले आए. अगले दिन आपका स्विमिंग कंपटीशन था.
आप घुसे पूल में, उसके बाद आपने स्विमिंग कंपटीशन जीत लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। बाहर निकले आप पूल से, आपने देखा ओ शिट मेरी तो घड़ी रुकी पड़ी है, बंद हो गई चलना। वाटरप्रूफ बोल के लाए थे हम, हमने स्पेसिफिकली उसको मेंशन किया था कि हमको वाटरप्रूफ वॉच चाहिए, उसको पता था ये बात, उसने हमको बोल कर दिया कि ये वाटरप्रूफ है, वाटरप्रूफ है बोला उसने मुंह से अपने, लेकिन वो वाटरप्रूफ नहीं थी। यहां पर उसने क्या मेरे साथ फ्रॉड कमिट किया है? 100% किया। क्यों? क्योंकि दैट वॉज अ इंटेंशनल फॉल्स स्टेटमेंट गिवन दैट बाय मैन। वो क्या है? वो एक इंटेंशनल फॉल्स स्टेटमेंट है, इंटेंशनल फॉल्स स्टेटमेंट, फ्रॉड मानेंगे हम उसको। तो फिर मैम मैं क्या करूं? द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट योर एंड, यू कैन गो थ्रो दैट वॉच ऑन हिज फेस एंड आस्क हिम टू गिव यू द रिफंड। इज इट क्वाइट सिंपल एंड क्लियर? कोर्ट विल प्रोटेक्ट यू, यस, बट वॉइडेबल है, वॉइडेबल है। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है? बार बार बता रही हूं, पहले वाले लेक्चर्स में भी कंप्लीट किया था इसी कंसेप्ट को। वॉइडेबल है इसका मतलब है कि आपको जाना पड़ेगा, कोर्ट में बोलना पड़ेगा आपको, आप दुकानदार के पास भी जाके वापस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये प्लान किया कि आपको वापस नहीं करनी, तो मैम मैं क्यों रखूंगा वो घड़ी? भाई आपने कंपटीशन जीता है उस घड़ी के साथ, वो आपके लिए लकी चार्मर है, रुक गई है तो क्या हुआ? आपने तो अपना मन बना लिया कि मैं उसको रखूंगा, तो क्या आप रख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं रख सकते? तो अगर आपने रखा तो कुछ प्रॉब्लम है, कोई आपत्ति है? नहीं, किसी को आपत्ति प्रॉब्लम नहीं है। याद रखिए वॉइडेबल वर्ड है, मैंने आपको पहले वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब पढ़ाते वक्त बताया था। वॉइडेबल का मतलब होता है अग्रीव्ड पार्टी उसको वॉइड करार दे सकती है, लेकिन जब तक देगी नहीं तब तक वो वैलिड होगा। तो अगर आपने प्लान किया कि आपको रुकी हुई घड़ी रखनी है, क्यों रखनी है? क्योंकि आपने कंपटीशन जीता था ना उसको पहनकर, तो वैलिड रहेगा कॉन्ट्रैक्ट। voidable, it is at your end, it is at your end voidable, you are the aggrieved party, clear? बाय मिस्टेक मैंने आपको voidable का रिविजन भी करा दिया, भावनाओं में बह जाती हूं मैं। चलिए नेक्स्ट पे देखिए एक्टिव कंसीलमेंट। एक्टिव कंसीलमेंट, अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं। याद है तुम लोगों को, याद ही होगा मेरा वो प्यारा घोड़ा, वो ब्लैक कलर का हैंडसम हॉर्स। डू यू रिमेंबर माय हैंडसम हॉर्स? यू वुड हैव चेक्ड हिज पिक्चर्स ऑन इंस्टाग्राम। दिस इज अ जोक, there's no picture of horse on the Instagram। पता चला सब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के you're going to my Instagram account which is of course logged, तो आपको तो वहां घोड़ा ही नहीं दिखेगा। तो हुआ क्या यहां पर? देखो तो उस एग्जाम्पल लेते हैं। मेरा घोड़ा बहुत ही मस्त, इट्स वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम हॉर्स यू वुड हैव सीन इन योर लाइफ। I plan to sell that horse to you. I plan to sell that horse to you. Okay, what I have done, listen to me. I gave you that horse. I gave you that horse. You asked me before buying, you wanted to keep that horse for one day. You wanted to just, check whether you wanted to buy that horse or not. Okay. I told you, no. 1 day is too much. I can give you maybe a half day, maybe 10 hours to keep. So you come tomorrow in the morning at 6 o'clock and you keep the horse till 4 p.m. in the morning. 4 p.m. in the evening, and then return that horse to me. Decide whether you want to buy or not. Okay, that is what I have done. Okay, you came in the morning at 6 o'clock to my place. You took my horse, you took it with you. You spent some time with the horse, and at 4 p.m. in the evening, you came back. You went for a date with your girlfriend or your boyfriend. Opposite gender, whatever, same gender, does not matter to me. I completely support everything. And then you also took your family for a ride. Why should always you be treating your friends nicely? Family is very important. You also took your siblings for a ride. And then 4 बज गए, आप उस घोड़े को मेरे पास ले आए। आपने बोला क्या मस्त घोड़ा है मैडम आपका, अमेजिंग घोड़ा है, इस घोड़े को तो मैं खरीदना चाहूंगा। आपने मेरा घोड़ा खरीद लिया। अगले दिन आए पैसे लेकर, मैंने आपको घोड़ा दे दिया, आप चले गए खुशी खुशी। अब कुछ दिन तक तो आपने, अब बेसिकली आपके एग्जाम 1-2 दिन में निपट गए, आपने एग्जाम खत्म हुआ आपके, फिर आपने सोचा अब मैं घोड़े को घुमाने लेकर जाता हूं। आपने प्लान करी एक डेट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, एंड यू ऑल्सो प्लान अ कैंडल लाइट डिनर विथ हर while on the date. So
अब कॉमन सेंस है, कैंडल लाइट डिनर बोल रही हूं तो दिन में तो नहीं होगा, रात ही को होगा। तो आपने एकदम बेहतरीन पूल साइड, सी साइड, रिवर साइड, जो भी साइड में आपने क्या प्लान किया, एक कैंडल लाइट डिनर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, उसका फेवरेट खाना ऑर्डर किया और कैंडल सब जलाई। और आप किसके साथ गए जाने वाले थे? आपका पूरा प्लान था भाई, सेट हो गया था। आप किसके साथ जाने वाले थे? घोड़े को लेकर जाने वाले थे, गर्लफ्रेंड के साथ जाने वाले थे। जब गर्लफ्रेंड को लेकर जा रहे हैं तो यू वेंट फॉर अ डेट, ओके, यू वेंट टू दैट प्लेस, दैट रिवर साइड एक्सेट्रा, somewhere around like presuming 4-5 PM in the evening। तब सूरज उगा हुआ था, बेहतरीन सूरज उगा हुआ था। आप उस जगह पे गए, आपने टाइम स्पेंड किया, फिर डिनर का टाइम आया, 7-8 बज गए शाम के। 8 बजे के आसपास आप लोग ने डिनर खाया, घोड़ा वहीं बंधा हुआ था, आप लोग ने बिल्कुल एकदम रोमांटिक सेटअप करके बैठे। इमेजिनेशन है क्योंकि एग्जाम्पल है ना। फिर क्या हुआ, आपने डिनर किया, डिनर बहुत टेस्टी था, आपकी गर्लफ्रेंड फुल इम्प्रेस है भाई साहब। अब क्या हुआ, वो हाँ बोलने ही वाली थी, लेकिन क्योंकि लड़की थी, भाव खाती थोड़ा, उसने सोचा क्यों ना मैं घर जाके हाँ बोलूं। तो फिर क्या हुआ, अब आप उसे घर छोड़ने के लिए आप लोग ने उस जगह को छोड़ा और आप घोड़े पर चढ़े। आप दोनों घोड़े पर बैठे और आप जाने वाले थे घर उसको ड्रॉप करने। 5 मिनट भी नहीं हुए थे, 2 मिनट भी नहीं हुए थे, आपने जैसे ही उस घोड़े पर बैठा चढ़ा, थोड़ी सी देर में आगे जाते हुए वो घोड़ा एकदम बौखला सा रहा और किसमें जाके गिर गया? गड्ढे में गिर गया। जान बिल्कुल मतलब गड्ढे में गिर गया, खुद ही जाके गड्ढे में गिर गया। आप गए एकदम पगला। कहां गर्लफ्रेंड हाँ बोलने वाली थी, चोट वोट लग गई दोनों को बेहतरीन तरीके से, गर्लफ्रेंड छोड़ दी, फिर दोस्त भी नहीं रही। अब तो आपको आया गुस्सा, एक तो ब्रेकअप हो गया, उसके ऊपर से पूरा ब्रेकअप हो गया, उसके ऊपर से आप जाते हैं भाई उसके मेरे पास आते हैं और बोलते हैं मैडम ये घोड़ा कल गिर गया था वहां पर, मैं इसको डॉक्टर के पास लेकर गया, ठीक मतलब उसको भी चोटें लगी थी, तो डॉक्टर ने बताया कि ये इसलिए गिर गया था क्योंकि ये नाइट ब्लाइंड, ही सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपने मुझे बताया क्यों नहीं किसको नाइट ब्लाइंडनेस है? क्या न्यूज? मैं बोलूंगी आपने मुझसे पूछा ही नहीं इसको नाइट ब्लाइंडनेस है कि नहीं। आप बोलोगे मैडम आप पागल हो गई हो क्या, भांग खा के बैठी हो सुबह सुबह? मैं क्यों पूछूंगा नाइट ब्लाइंडनेस? ये तो आपको खुद से बताना चाहिए ना। एग्जैक्टली व्हाट आई हैव डन, आई हैव एक्टिवली कंसील्ड समथिंग विच आई शुड हैव टोल्ड। एक्टिवली कंसील करा है, तुमने पूरे एक दिन के लिए मांगा था उसका ट्रायल, मैंने क्या किया? मैंने छुपा लिया। दिन के टाइम भेजा था घोड़े को, रातौंधी के बारे में, नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में उनको पता ही नहीं चल पाया। Can you go to the court? Is the contract voidable? Yes, it is, because it is coming under the second category fraud. I have actively concealed something. जानबूझ के मैंने छुपाया। ऐसी बात नहीं थी कि मुझे भी नहीं पता था कि घोड़ा अंधा है, मुझे पता था कि घोड़ा अंधा हो जाता है रात को, सुबह के टाइम सही रहता है। If you would have earned night blindness concept, ठीक है, समझ आ गया होगा पूरा, आई एम श्योर। इसके और एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं। आप परचेज करने जाते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर, मम्मी लोगों के साथ नॉर्मली ऐसा होता है, साड़ियां बड़ी बड़ी होती हैं, साड़ी खरीदने जाते हैं, भैया को पता था साड़ी में छेद है, वो जानबूझ के ऐसे साड़ी रखेगा आपके सामने, वो साड़ी वाला जहां पे छेद है उसको पकड़ के छुपा लेगा, मम्मी देखेगी और फिर बाद में ले आएगी घर में आके देखेगी उसमें इतना बड़ा होल है। एक्टिव कंसीलमेंट फ्रॉड है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, इंटेंशनल नॉन परफॉर्मेंस, जहां पे तो मेरा इंटेंशन ही था, ये जो चीज मैं प्रॉमिस कर रही हूं ये मैं करने वरने वाली नहीं हूं आपके लिए, आई एम जस्ट नॉट गोइंग टू डू दैट फॉर यू, दैट वॉज ऑलरेडी इन माई माइंड, बट स्टिल आई प्रॉमिस्ड and entered into a contract, then it will be termed as contract. I mean that then it will be termed as intentional non-performance, fraud के अंदर आएगा और avoidable है आपके behalf पर। That is quite simple and clear, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत से एग्जाम्पल्स आते हैं, जितने भी आपके ये वाले फ्रॉड्स होते हैं, मनी रिलेटेड फ्रॉड्स होते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, जिसमें हम प्रॉमिस करते हैं आपको कि आपका पैसा इतने टाइम के बाद हम लोग डबल करके देंगे या इतना % इंटरेस्ट देंगे, जहां प्रॉमिस कर रही हूँ, प्रॉमिस। तो मैम अगर मैंने बैंक अकाउंट में अपने सेविंग अकाउंट में पैसे रखे वो भी फ्रॉड है, वो भी तो प्रॉमिस कर रहे हैं इंटरेस्ट नहीं, वो नॉर्मल है, दैट इज अ नॉर्मल अमाउंट दे आर गिविंग। बट इफ अ बैंक अकाउंट इज सेइंग दैट in 1 year I will be giving you 200% of what you are investing,
and after 1 year they do not give, that will be termed as fraud. Because उनको अगर उनका इंटेंशन था कि वो इसको परफॉर्म करने वाले नहीं है, they are not going to perform it. क्लियर है? फ्रॉडलेंट एक्ट और ओमिशन. फ्रॉडलेंट का मतलब होता है जब जिस पार्टी को, जो पार्टी वो कर रही है, उसको पता है कि वो गलत कर रही है और उस गलत को छुपाने के लिए वो सारे हथकंडे अपनाएगी. समझ में आ रही है? फ्रॉड में द पार्टी इज नोइंग दैट दे आर फूलिंग समवन. समझो बात को. फ्रॉड में उस पार्टी को पता होता है कि वो कुछ गलत कर रही है और उस गलत की वजह से उसको फायदा होगा और सामने वाली पार्टी को नुकसान होगा उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की वजह से, और इसीलिए वो सारी चीजें ऐसी करेगी जिससे कि वो गलत को छुपा सके और आपको सब कुछ नॉर्मल दिखा सके. क्लियर है? ओके, ठीक है. ये भी अवॉइडेबल होता है. नाउ क्वेश्चन उठता है, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज साइलेंट अ फ्रॉड? क्या साइलेंट फ्रॉड होता है या फिर नहीं होता? बात समझो. साइलेंट का मतलब होता है आपने मुझसे कुछ पूछा किसी के बारे में, मैंने उस हाँ भी नहीं बोला और मैंने ना भी नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुप थी. आपने किसी चीज के बारे में पूछा नहीं पूछा, आई वॉज जस्ट साइलेंट ऑन एनीथिंग. विल इट बी ट्रीटेड एज फ्रॉड? द जनरल रूल सेज दैट साइलेंट इज will not amount to fraud unless there is a duty to speak. Unless there is a duty to speak. Generally, normally, silence is not treated as fraud until and unless there is a duty to speak. Until and unless there is a duty to speak. Now the question arises, कौन सी चीजों में duty to speak आती है? कौन सी चीजों में duty to speak आती है? तो ये है वो एक्सेप्शन रूल्स वेयर साइलेंस विल बी अ फ्रॉड. इन केसेस में आपका साइलेंस फ्रॉड ट्रीट किया जाएगा. तो उसकी लिस्ट है वेयर साइलेंस विल बी ट्रीटेड एज फ्रॉड. लेट्स सी. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, जिसको आपके टेक्स्ट बुक्स में आपने देखा होगा. कॉन्ट्रैक्ट्स उबरे में फिडे भी कहा जाता है. उबरे में फिडे का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. मतलब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं, इसको भी डिफाइन किया हुआ है लॉ ने कि कौन कौन से इसके अंदर आएंगे. ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें सामने वाली पार्टी को कंप्लीट डिस्क्लोजर देना मैंडेटरी होता है, और अगर नहीं दिया, चुप भी रहे, तो भी फ्रॉड कंसिडर किया जाएगा. इवन दैट विल बी ट्रीटेड एज फ्रॉड. लेट अस अंडरस्टैंड. इंश्योरेंस का है पहला एग्जांपल इस केस में. इंश्योरेंस पहला है. इंश्योरेंस मतलब बेसिकली व्हाट आर वी ट्राइंग टू टेल यू. अगर आपको बताओ, आपने कभी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह में एंटर करते हो तो आपको ये मेंशन करना पड़ता है कि आपको कौन कौन सी बीमारियां हैं. यू कैन नॉट रिमेन साइलेंट ऑन दैट. व्हाई आर यू मेंशनिंग दैट? बिकॉज इफ सम मिसहैपनिंग हैपेंस, तो क्लेम के टाइम पर क्या होगा? क्लेम के टाइम पर उस चीज को कंसिडर किया जाएगा. तो इफ यू हाइड एनी फैक्ट्स फ्रॉम अ इंश्योरेंस कंपनी, इन दैट केस दैट विल बी ट्रीटेड एज, अगर आपने साइलेंटली उसको छुपा लिया, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ फ्रॉड. नेक्स्ट आपका आता है मैरिज के केस. मैरिज के केस में मतलब मैरिज के केस का एग्जाम्पल यही होता है. बेसिकली आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल. समझ लीजिए कि एक इंसान पहले से शादीशुदा है, वो फर्स्ट टाइम मैरिड था, और अब क्या किया उसने? वो सेकंड शादी करने के लिए गया, कहीं पर लड़की देखने गया. अब सेकंड शादी के टाइम पर उसने लड़की देखा, काफी हैंडसम यंग सा लड़का दिखता था वो. उसकी ही वॉज वेरी हेल्थ कॉन्शियस, ही लुक वेरी नाइस. लड़की ने हाँ बोल दिया. अच्छी फैमिली को बिलोंग करता था लड़का. सब हाँ वहां हो गई, शादी हो गई. बाद में लड़की को पता चलता है कि उसकी तो ऑलरेडी एक शादी हुई थी जिसके साथ डिवोर्स हो गया था, जिसका डिवोर्स हो चुका था. ये लेकिन बताया नहीं गया था उस लड़की को. बाय नो मीन्स दैट वाज टोल्ड टू दैट गर्ल. वो लड़की अगर चाहे तो बोल सकती है कि इस शादी को मैं यहीं रद्द करार देती हूँ, मुझे नहीं जाना. वॉइडेबल है. इट इज वॉइडेबल. फ्रॉड है ना. इट बी ट्रीटेड एज फ्रॉड. व्हाई? बिकॉज दे से दैट इन द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स it is a duty of a party to disclose. It is a duty of a party to speak. तो मैम अभी तो डिवोर्स हो गया है ना फर्स्ट वाली शादी से, क्या हुआ नहीं बताया तो? वो क्या हुआ और क्या नहीं हुआ वो अग्रीव्ड पार्टी डिसाइड करेगी. लॉ कहता है मैरिज के केस में आप हाइड नहीं कर सकते चीजें.
तो मैम उस लड़की ने पूछा कहाँ था उससे, जब वो लड़की के देखने गया था उस लड़की ने कहाँ पूछा था कि तुम क्या पहले से शादीशुदा, और ये तो प्रिज्यूम्ड था ना कि वो अनशादीशुदा है, अनमैरिड है. That was presumed that he was unmarried. Because if he was not married, he had a duty to speak at that point of time, which he didn't. Is it quite simple answer? फैमिली सेटलमेंट के केसेस, अगर जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केसेस होते हैं, फैमिली सेटलमेंट वहीं आता है. तो उसके केस में जब करता कभी कोई डिस्प्यूट सेटल करवा रहा करता है, प्रॉपर्टी डिवाइड हो रही होती है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सारी चीजों का डिस्क्लोज करना मैंडेटरी होता है. अगर साइलेंट रहा करता, दैट विल बी ट्रीटेड एज फ्रॉड. अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स थ्रू प्रोस्पेक्टस, ये कंपनी के केस में आपने पढ़ा होगा, तो शायद सर आपको पढ़ाए होंगे. प्रोस्पेक्टस के कंपनीज के केस में नॉर्मली व्हाट हैपेंस दैट व्हेन यू आर रेजिंग फंड, व्हेन यू आर अलॉटिंग शेयर्स टू पब्लिक थ्रू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, it is the duty of the company and the promoters to tell every nitty-gritty and truth in the prospectus. सच तो बोलना ही है, सब कुछ भी बोलना है, चुप रहना भी पाप है. समझ में आ रही है बात? क्लियर है? ओके. नेक्स्ट आपका एक्सेप्शन रूल में आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप, when you are entering into a contract of partnership, it is your duty to tell everything, it is your duty to speak. ये किसने बोला है? ये तो किसी कॉमन सेंस पे बेस्ड नहीं है. एग्जैक्टली, क्योंकि ये बेस्ड है आपके पार्टनरशिप एक्ट में. पार्टनरशिप एक्ट ये बोलता है आपको कि when you are entering into a contract of partnership, you have to disclose everything, because if you choose not to disclose, it will be treated as fraud. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हम जानते हैं. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होती है? प्रिज्यूम करिए कि मुझे कार खरीदनी है, मुझे कार खरीदनी है, आपकी क्रेडिबिलिटी मुझसे ज्यादा अच्छी है, मानते हैं, एग्जाम्पल है ना भाई, एग्जाम्पल में हम लोग अच्छा सोचेंगे. ठीक है, मैंने आपको बोला कि भाई मुझे कार खरीदनी है, आपने बोला वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशन. मैंने कहा 20 लाख की कार खरीदनी है, लेकिन मुझे लोन पे खरीदनी है और ये सिक्योरिटी मांग रही है बैंक वाले. तो आपने कहा इसमें क्या तकलीफ है? तो फिर क्योंकि मैंने तुमको बहुत अच्छा पढ़ाया और तुम मुझसे बहुत खुश हो और मुझे काफी प्यार करते हो, तो तुमने बोला कि मैं गारंटी देता हूँ मैडम. आपको प्रिज्यूम करना है ना कि आप मुझसे ज्यादा अच्छा कमाते हैं और ज्यादा यू आर एट अ बेटर पोजिशन दैन मी. दैट इज अ प्रिजम्पशन वी आर टेकिंग, बिकॉज इट्स एन एग्जाम्पल. आई वॉन्ट टू मेक यू फील गुड. ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है चलो फिर चलते हैं. हम लोग गए बैंक ने बोला आप कौन भाई साहब? आपने बोला मैडम का गारंटर हूं मैं. उसने बोला ठीक है जी, कार मिल गई मुझे, हम दोनों चक्कर पर गए, उसके बाद मैंने आपको घर में ड्रॉप कर दिया. चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. बाद में पता चलता है बैंक को कि आपने मुझ जैसे 5 और लोगों का गारंटी ले रखी है. बैंक आपको और मुझे बुलाता है और बोलता है मैडम ये फ्रॉड किया है, आप लोग ने हमारे साथ फ्रॉड किया. मैं बोलूंगी फ्रॉड कैसे किया? तो वो बोलते हैं कि इट वॉज योर ड्यूटी टू टेल अस दैट यू हैव ऑलरेडी टेकन गारंटी ऑफ सो मेनी पीपल. मैं बोलूंगी एक्सक्यूज मी, यू नेवर आस्क्ड मी, आई नेवर टोल्ड यू, हाउ इज इट अ फ्रॉड? इफ यू वुड हैव आस्क्ड मी आई शुड हैव टोल्ड. वो बोलेगा नो, इन केस ऑफ गारंटी डिस्क्लोजर इज मैंडेटरी. इफ यू डोंट डिस्क्लोज एनीथिंग एंड यू रिमेन साइलेंट, आई विल ट्रीट इट एज अ फ्रॉड. व्हाई? कॉमन सेंस प्रिंसिपल. अगेन कॉमन सेंस प्रिंसिपल है. 5, 6, 10, 50 लोगों की गारंटी लेकर बैठे हैं, आगे गारंटी लेते जा रहे हैं लोगों की. उससे होगा क्या? अगर एक ने भी डिफॉल्ट किया तो बिल किस पे फटेगा? आप पे फटेगा. तो जो मेरी गारंटी है वो तो वर्थलेस हो जाएगी, क्योंकि आपके सारे पैसे तो वहां चले गए होंगे. इसीलिए गारंटी के केस में डिस्क्लोजर जरूरी है. क्लियर है? नेक्स्ट पे आओ. पार्टीज आर इन फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, वहां पे मैंडेटरी है बताना, चीजों को डिस्क्लोज करना मैंडेटरी होता है. चेंज इन फैक्ट्स, चेंज इन फैक्ट्स बहुत सिंपल सी बात है. तो हम एग्जांपल लेते हैं, अनुष्का शर्मा जाती है एक ब्यूटी क्लिनिक पे एक आपके नोज ड्रॉप करवाने. यू वांटेड टू गेट अ नोज ड्रॉप डन. ठीक है, तो वो जाती है और रेट पता करके आती है, लेकिन उस दिन उसकी शूटिंग थी, वो वापस चली जाती है. ठीक है, 15 दिन के बाद वापस जाती है और फिर उसको बोलती है आज मेरा नोज ड्रॉप करना है आपको.
डॉक्टर कहता है ठीक है, नोज जॉब होता है। बाद में जब वो बिल पे करने जाती है तो पता चलता है कि जब वो आपका जब वो पूछने के लिए आई थी, एट द टाइम व्हेन शी केम फॉर आस्किंग एवरीथिंग फॉर द इंक्वायरी, उससे कंपैरेटिवली द प्राइस हैज रेज्ड टू 150%. She told that no, I will not give you any money now. Why? I'm not supposed to give you. Because you should have told me earlier that the price which you have quoted has now changed. Because there are change in facts. In case of change in facts, it is the duty of the party to speak, even if it is not asked. You are understanding? So if at the time of inquiry when she came, we quoted 10 lakh rupees. We quoted 10 lakh rupees. And at the time when she came for nose job, we never told now the price has become 25 lakh. She undertook the nose job. आप ये बोल सकते हैं क्या कि उसने पूछा ही नहीं, क्योंकि पहले कोटेशन आपने भेजा था उसको 10 लाख का. अब जब वो सच में आई है और उसका प्राइस 25 लाख हो गया, देयर इज अ चेंज इन फैक्ट. इट इज योर ड्यूटी टू स्पीक विच यू हैव नॉट स्पोकन. इज इट क्वाइट सिंपल एंड क्लियर? स्टैच्यूटरी ड्यूटी, जहां पे स्टैच्यूटरी ड्यूटी होती है बोलने की, वहां पे चुप रहना गलत माना जाता है. बियर की बोतल, वाइन की बोतल, किसी भी अल्कोहल की बोतल, सिगरेट, देखा उसके नीचे स्टैच्यूटरी वार्निंग लिखी थी. मैम अब वो देखने के लिए तो खरीदनी नहीं पड़ेगी, गूगल करो, बस वहां पे देख लो. खरीदनी नहीं पड़ती तुमको, तुम नहीं खरीदोगे. ठीक है, स्टैच्यूटरी ड्यूटी. जहां पे लॉ ने, स्टैच्यूट ने बोला है किसी चीज को बोलने के लिए, आप चुप नहीं रह सकते. लेटेंट डिफेक्ट्स का मतलब होता है जो आंखों से दिख नहीं सकता. थिंग्स विच यू कैनॉट सी फ्रॉम नेकेड आईज, जिसको देखा नहीं जा सकता नेकेड आईज से, उसके केस में इट इज अ ड्यूटी टू स्पीक. क्लियर? नेक्स्ट पे आओ. तो फ्रॉड समझ में आ गया हमको. नेक्स्ट हमारा आता है मिस रिप्रेजेंटेशन. नेक्स्ट वी आर ऑन टू सेक्शन नंबर 18, मिस रिप्रेजेंटेशन. सेक्शन 17 और 18 में मेजर डिफरेंस यही है कि फ्रॉड इंटेंशनल होता है. जो पार्टी फ्रॉड कर रही होती है उसको पता होता है कि मैं फ्रॉड कर रही हूं, और इसीलिए वो सारे हथकंडे अपनाती है उस चीज को क्या करने के लिए, उस चीज को प्रूव करने के लिए कि वो सही है. वेराज मिस रिप्रेजेंटेशन में चीज गलती हो रही है, लेकिन जो पार्टी कर रही है वो बेचारी को खुद को ही नहीं पता होता कि वो गलत कर रही है, क्योंकि वो बिलीव करती है कि वो जो कर रही है वो सही है, बल्कि सामने वाली पार्टी को पता है कि वो गलत है. तो इन मिस रिप्रेजेंटेशन you are not in a way, it is not an intentional false statement, whereas in fraud it was an intentional false statement. Misrepresentation में there is a false statement but it is unintentional false statement or an innocent false statement. innocent का मतलब होता है मुझे नहीं पता था इसके बारे में, I have no clue, मुझे कोई आइडिया नहीं था. Unintentional false statement without any intention to deceive a party is termed as misrepresentation. मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तुमको डिसीव करने का, मुझे खुद नहीं पता था इसके बारे में, बट दिस हैज हैपेंड. So there is a false statement, but that is a unintentional false statement. Is it quite simple and clear? ये भी कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, मिसरिप्रेजेंटेशन भी पहले के 3 की तरह, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड फ्रॉड की तरह क्या रहेगा, इट विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी. इट विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी. इसका मतलब अभी तक हमने चारों जितने देखे हैं वो वॉइडेबल है. ठीक है, ओके. देखिए यहाँ पे डिफरेंस बता रहे हैं आपको फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के बीच में. पहला, इंटेंशन फ्रॉड के केस में क्या होगा बच्चे, इंटेंशन फ्रॉड के केस में क्या होगा, द रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन इज इंटेंशनली डन, whereas रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, अनइंटेंशनली होता है. इट इज नॉट इंटेंशनली डन. रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन अनइंटेंशनल होता है. नॉलेज ऑफ द फॉल्स स्टेटमेंट, फ्रॉड जो कर रहा होगा क्या उसको पता होगा कि वो ऐसा कर रहा है, झूठ कह रहा है. यस, he knows that he is giving you a false statement. Whereas misrepresentation वाले केस में वो पार्टी ने आपके साथ गलत कर दिया होगा लेकिन उसको पता नहीं होगा कि वो गलत कर रही है. ठीक है, क्या है इसमें, यहां पर फ्रॉड के केस में याद रखिए दोनों केसेस में वॉइडेबल है, लेकिन फ्रॉड के केस में आप वो पैसा रिफंड लेके डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं. डैमेजेस का अर्थ क्या होता है, डैमेजेस का मतलब होता है
जो आपको नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई एक्स्ट्रा करवा सकते हैं, सिर्फ रिफंड का अमाउंट नहीं, एडिशनल भी पैसे ले सकते हैं। वेयर एज इन द केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन यू कैन नॉट चार्ज डैमेजेस। आपने एक शर्ट ऑर्डर करी, प्रिज्यूम करते हैं मिंत्रा से, आपने मंगवाई थी एस साइज, भैया ने आपको भेज दिया एम साइज, मिंत्रा ने आपको भेज दिया एम साइज, ठीक है। तो अब आपने आपके पास आई वो शर्ट, आपने देखा एम साइज, ये तो मुझे चाहिए ही नहीं था, ये तो मुझे नहीं चाहिए था, आपने वापस उसको रिटर्न फाइल करी, रिफंड मांग रहे हैं, आपका मूड खराब हो गया, आप कह रहे हैं नहीं चाहिए हमको, क्या उनको करनी पड़ेगी? 100%। मैम 30 डेज रिटर्न पॉलिसी है तो वो तो करेंगे ही करेंगे, वो नहीं भी होती तो भी करनी पड़ती, अगर 0 रिटर्न पॉलिसी होती तब भी करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? वॉइडेबल है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, फ्रॉड नहीं है। क्यों है मिस रिप्रेजेंटेशन? क्योंकि आपने उसको बोला था एस साइज और उसने आपको भेजा एम साइज, उसे गलती हुई है, धोखे से किया उसने, ये जानबूझ के नहीं किया, क्लियर है। लेकिन अगर देखो इसी में क्या होगा, मेरे साथ ये एक्चुअली मिंत्रा पे हुआ, दिस हैज हैपेंड विथ मी, आई ऑर्डर्ड अ एस साइज स्वेटर एंड दे सेंट मी अ एम साइज, ठीक है। देन आई रिटर्न्ड इट एंड आई आस्क्ड फॉर अ रिप्लेसमेंट with the S size. This time when they sent me a S size sweater, उसका जो टैग रहता है ऊपर का जिसमें साइज लिखा होता है, ब्रांड लिखा होता है, वो कटा हुआ था, वो काटा गया था जानबूझ के। और अगर आप बहुत बारीकी से अंदर घुस के देखोगे तो आपको समझ में आता है वो एल या एम में से कुछ है, लेकिन वो एस नहीं है, लेकिन उसको काटा गया था। नाउ इज इट अ मिसरिप्रेजेंटेशन? फर्स्ट केस में तो मिसरिप्रेजेंटेशन था, इन सेकेंड केस इज इट अ मिसरिप्रेजेंटेशन? इट इज अ फ्रॉड because it is an active concealment. I actually charged damages from them in that case. You will not believe. Refund तो मिला ही, उसके साथ मैंने 1000 रुपए का उनसे कूपन लिया था for free shopping damages. You can clap for me. Kidding. So now ये वाले मिंत्रा के एग्जाम्पल से आपको कंप्लीट फर्क समझ में आएगा मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के बारे में, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे मैसेजेस या फिर अपने डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पे मिस्टेक लास्ट है, उसमें आपके फ्री कंसेंट पे 5 थी ना, इनको मैं फ्री कंसेंट नहीं मानता। क्या क्या? कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, योर फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और लास्ट है आपका मिस्टेक। अभी तक के चारों में क्या था? वो वॉइडेबल था, इस वाले में डिपेंड करेगा, तो इस वाले में हमको वो समझना है। मिस्टेक का थोड़ा सा अलग जाता है। मिस्टेक क्या होती है? is a misconception, misunderstanding और erroneous belief of something. कुछ मिसकंसेप्शन होगा, अरे कुछ गलती हो गई, शिट। इसको हम कैसे देखेंगे? हम इसको एक एग्जाम्पल से देखेंगे। तो हुआ कुछ इस प्रकार से, एक मिनट रुक जाइए। हुआ कुछ इस प्रकार से कि आप जा रहे थे जी बाजार, क्या करने के लिए जा रहे होंगे? कुछ लेने के लिए। तो आपकी बहन ने आपको आवाज मारी और बोला कि भैया मेरे लिए एक कॉफी मास्क ले आना, भैया मेरे लिए कॉफी मास्क ले आना। ठीक है, आपने सुन लिया, ठीक है कॉफी मास्क लाना है। आप गए जी स्टोर और आपने क्या किया? आप गए और आपने वहां से उठाई एक कॉफी और एक मास्क उठाकर ले आए घर। आप लेकर आए उनके लिए कॉफी मास्क। जब वो घर आती है, I mean, जब आप घर आते हैं, वो बोलती है कि भैया कहाँ है मेरी पार्टी आज, मुझे दीजिए कॉफी मास्क। आपने रखा होगा, वो रखा तो है डाइनिंग टेबल पे, उठा ले। वो जाती है वहां पे, कहती कहाँ है, मुझे नहीं मिल रहा। तो आप गए, आपको मिल गया, आपने बोला ये तो रखा है, आंखें की बटन। आप भी मम्मी की तरह उसको डांट रहे हैं। तो वो अपना जिस तरीके से स्क्रीन पे आपको वो आदमी सर पकड़े हुए दिख रहा है, वो अपना वैसा सर पकड़ लेती है। आप कंफ्यूज कि ऐसा क्यों कर रही है वो। तो उसने आपको बताया कि भैया, वो खाली बॉटल लेके आती है अंदर से और बोलती है भैया मैंने आपसे ये मंगाया था, दिस इज व्हाट आई आस्क्ड फॉर, अ कॉफी मास्क, फेस पे लगाने वाला कॉफी फेस मास्क, कॉफी फेस मास्क इकट्ठा पड़ना था। भैया हमारे क्या लेके आए हैं? कॉफी का पैकेट और फेस मास्क। व्हाट वाज कॉल्ड? ठीक है। अब भैया जाना चाहते हैं दुकान वापस और अंकल के मुंह पे ये मार के आना चाहते हैं।
और अंकल को बोलना चाहते हैं कि मुझे तो ये चाहिए था, क्या अंकल वापस लेंगे? अंकल बोलेंगे ये तो तुमने ले लिया, इसको रखो, ये एडिशनली खरीद कर लेकर जाओ। वॉइडेबल नहीं कर रहे वो। क्यों? क्यों? क्योंकि ये मिस्टेक है यूनिलैटरल मिस्टेक। यूनिलैटरल मिस्टेक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ यूनिलैटरल मिस्टेक? जब एक पार्टी से किसी चीज को, किसी फैक्ट को समझने में गलती होती है, दैट इज टर्म्ड एज यूनिलैटरल मिस्टेक। क्या अंकल ने गुड्स वापस लिए? ये वाले एग्जाम्पल को याद रखना, लिए। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था? कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कंसिडर किया गया। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये रही यूनिलैटरल मिस्टेक, और उस केस में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वैलिड होता है। क्लियर है? कोई डाउट है? समझ में आ गया एग्जाम्पल। बायलैटरल के केस में क्या हो जाता है? वो वॉइड हो जाता है। आप आते हैं मेरे पास, वही वाला एग्जाम्पल, हम घोड़े के आसपास ही घूम रहे हैं ना हमेशा। आप आते हैं मेरे पास और मुझे बोलते हैं मैम मुझे आपका घोड़ा परचेज करना। मैंने कहा हाँ ठीक है भाई, तू मेरा घोड़ा परचेज कर ले। चल बेहतरीन, हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। उसके बाद क्योंकि लॉकडाउन अभी अभी खुला था, तो आप बहुत दिनों के बाद आए थे मेरे पास, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग थोड़ा चिल करते हैं। तो हम लोगों ने थोड़ा चिल किया, 2 4 5 6 घंटे 7 घंटे। उसके बाद मैं अपने स्टेबल में जाती हूँ, आप भी मेरे साथ चलते हैं उस घोड़े को देखने, और घोड़े को मैं आपको देने ही वाली थी। तो हम लोग ने देखा घोड़ा तो मर गया। अब यहाँ पे क्या हुआ? क्या मुझे पता था कि घोड़ा मर चुका है? नहीं। इस केस में हमको प्रिज्यूम करना है कि मुझे नहीं पता था कि घोड़ा मर चुका है। आपको पता था घोड़ा मर चुका है? नहीं। तो हम लोग ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर दिया। यहां पे मिस्टेक हुई है, लेकिन ये मिस्टेक बायलैटरल है। बायलैटरल मतलब दोनों पार्टी से हुई है। क्या इसको परफॉर्म करा जा सकता है? नहीं। इट इज वॉइड। द कॉन्ट्रैक्ट इज बिकम वॉइड। I cannot sell you a dead horse and you will not buy a dead horse at the right place. Is it quite simple, Anita? So in bilateral mistake, the contract becomes void, whereas in unilateral mistake, it remains valid. ठीक है। नेक्स्ट आपका यहां पे आता है ओके, लॉ ऑफ द लैंड के केस में क्या होगा? लॉ ऑफ द लैंड के केस में प्रिज्यूम करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, आपने जाके मर्डर कमिट कर दिया, मर्डर कमिट कर दिया आपने, और उसके बाद आपको पुलिस पकड़ कर लेकर जाती है। आप कोर्ट के सामने बोलते हैं मुझे तो पता ही नहीं था कि मर्डर कमिट करना क्राइम है इंडिया में, मुझे नहीं पता था इंडियन पीनल कोड में इसको क्राइम कंसिडर किया जाता है। आई हैड नो क्लू अबाउट इट। इंडियन पीनल कोड आपको छोड़ देगी बोलकर कि कुछ नहीं होता, ये मिस्टेक है, इट्स ओके। नो, व्हाई? बिकॉज knowing the law of the land where you live, knowing the law of the country where you live is your duty. If you don't know it, then ignorance will not be treated as innocence. It will be treated as if you are knowing it and you have not followed it. मतलब ये देखो, ये एक है ignorantia juris non exequat. मतलब क्या होता है इसका? Ignorance of law is no excuse. So if you are not knowing the law of your own country, it will be not treated as mistake. उस केस में वो वैलिड रहेगी वो चीज। एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं। आपने कोई जो आपको रिटर्न्स वगैरह फाइल करनी होती है, जीएसटी की रिटर्न हो गई, या फिर आप कंपनी सेक्रेटरी है, हम प्रिज्यूम करते हैं कि आपको सेबी के साथ कोई एक रिटर्न फाइल करनी थी, सेबी में एक आपको इंटीमेशन भेजना था, आपने वो इंटीमेशन नहीं भेजा। जब सेबी ने आपके ऊपर वहां से 1 करोड़ की पेनाल्टी लगाई, क्योंकि सेबी करोड़ों में बात करता है, लाख समझ नहीं आता उसको, तो आपने बोला ओ माय गॉड, तो आपने उसको बोला कि ये मिस्टेक है मुझसे, मैं भर दूंगा ये फॉर्म, लेकिन ये मिस्टेक मैं इसके बारे में जानता नहीं था, इसलिए मिस्टेक कमिट हुई है। सेबी बोलेगा जाओ कुछ नहीं होता, जाने दूंगा? नहीं, सेबी पेनाल्टी इंपोज करेगा, बिकॉज इट इज द ड्यूटी ऑफ a citizen, of a person, to know the laws of the land. The contract is valid and not voidable, even if a person is not aware of law. तो ये आपको यहाँ पे क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं आपको मिस्टेक के बारे में। तो मिस्टेक के केसेस में अगर आपने मिस्टेक करी है, इंडिया के लॉज के बारे में कोई मिस्टेक हो गई आपसे, तो उसको हम वैलिड मानते हैं और वॉइडेबल नहीं है। समझ में आ रही है? नेक्स्ट पे आइए, लॉ ऑफ द फॉरेन लैंड। लॉ ऑफ द फॉरेन लैंड,
फॉरेन लॉज को लॉ आप मिस्टेक नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वो फॉरेन लॉ को लॉ ही नहीं मानता। फॉरेन लॉ को इंडियन लॉ क्या मानता है? फैक्ट्स। फैक्ट्स का मतलब क्या होता है? हाँ ये है, जैसे फैक्ट होता है सूरज डूबता है, सूरज उगता है, इससे हमको बेसिकली हम इस पे कुछ करते नहीं है, वो खुद ही है, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट। तो उसी प्रकार से फॉरेन लॉज हमारे लिए फैक्ट हैं कि ये एग्जिस्ट करते हैं कहीं पे, बट दे आर नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट अ लिविंग। तो इफ यू हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कुछ एलिमेंट क्या था? फॉरेन लॉ का, और आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं थी, आपने वो चीज करने के लिए बोल दी जो फॉरेन लॉज परमिट नहीं करते थे, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे इट विल बी वो आपको कहते हैं मिस्टेक, ये इसको हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट मानते हैं, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं मानते। देयरफॉर इफ बोथ द पार्टीज आर इग्नोरेंट अबाउट अ स्पेसिफाइड केस देन इट विल बी वॉइड, क्योंकि फिर उसको बायलैटरल मिस्टेक में कंसिडर कर दिया जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ये बात? ठीक है। So this was all about your, today's topic was all about your free consent, and then how the things have become into coercion, undue influence, fraud, your basically mistake, misrepresentation. हमने देखा पहले के 4 के केसेस में, कौन कौन से में? coercion, undue influence, misrepresentation और आपके fraud के केस में the contract is voidable, whereas in mistake it would depend. You are understanding? So this was it for this particular lecture. In the next lecture we will be seeing the miscellaneous things, and we will be covering all the miscellaneous things in the next lecture. Thank you so much and keep reading, Bachcha Party.